हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? ओके, आपको स्क्रीन भी दिखाई देती है ना? ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपकी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले हम, जिससे नेट प्रैक्टिस से मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। चलो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जानेंगे। कन्वर्ट गिवन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म। इस जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है टर्म, उसे हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड गिवन एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। सी फर्स्ट वन, x is real part which is -1 and y is equal to imaginary part which is also -1. First of all we have to find r. पहले पोलर फॉर्म क्या है, तो z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये है कंस्ट्रक्शन कि पोलर फॉर्म किस तरह से लाया जाए। आर क्या है, तो आर है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1, तो ये होगा √2। एंड cos थीटा इज इक्वल टू x अपन r, sin थीटा इज ऑल्सो y अपन r। cos थीटा की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 अपन √2, और sin की बात करेंगे तो भी दोनों ही माइनस है। क्या आप समझ रहे हैं? चलो, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि ये दोनों वैल्यू मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में है। जब साइन कॉस दोनों ही नेगेटिव है तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर बोथ आर नेगेटिव, मेन थीटा इज बिलोंग्स टू फ्रॉम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जब बात करेंगे तो फ्रॉम -π टू π। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में -π, यहाँ पर -π/2 0, यहाँ पर π/2 और π। यदि हम लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू -π प्लस समथिंग, क्योंकि आगे जाएंगे तो प्लस करना होगा, समथिंग जो भी एंगल है वो ऐड करेंगे, तो -π प्लस एंगल क्या है तो π/4, क्योंकि कॉस के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 है तो π/4, तो ये वैल्यू होगी -3π/4। समझ रहे हैं आप? सो z इज इक्वल टू r मीन्स √2 इंटू कॉस ऑफ -3π/4 प्लस आई साइन -3/4। तो इस तरह से हम इस पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं?
पोलर फॉर्म में किस तरह से टर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार से क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए। चलो ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में z है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई। जब भी ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में होते हैं हमें क्या करना होता है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होता है। तो इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा 1 प्लस आई 1 प्लस आई। न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर। 1 का दोनों के साथ में मल्टीप्लिकेशन, आई का भी दोनों के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और डिवीजन में क्या रहेगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा। चलो 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर का मतलब होगा -1, इसका मतलब -1 अगेन माइनस मीन्स ये 1 प्लस 1 होगा। ये कैंसल 2i डिवाइड बाई 2, तो ये हुआ z इज इक्वल टू आई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, z इज इक्वल टू आई को हम 0 प्लस 1i ऐसा लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सो पहला आंसर है मॉड्यूलस मीन्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। नंबर 2, आर्ग्यूमेंट के लिए cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपन आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपन आर। cos थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 अपन 1 0, साइन इज 1 अपन 1 1। ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पर cos की वैल्यू 0 है और साइन की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर 0 1 यहाँ पर है और ये वैल्यू क्या है पाई बाई 2। सो थीटा इज इक्वल टू होगा पाई बाई 2। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए दूसरा भी एक फॉर्मूला है, वी नो वेरी वेल tan थीटा इज इक्वल टू y अपन x। सो फ्रॉम इट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपन x। लेकिन cos एंड साइन से हम ये tan बहुत अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i 2 प्लस 3i 1 प्लस 2i 2 माइनस i। देखिए दोस्तों यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन वो भी कॉम्प्लेक्स ही है। सबसे पहले तो हमें सिंप्लेक्स बनाना होगा, फिर बाद में कंजुगेट की हम बात करेंगे। ध्यान से 3 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में 3 2 6, 3 3 9i माइनस 4i माइनस 6i² होगा। डिवीज़न में 1 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में 2 i प्लस 4i माइनस 2i², 6 प्लस 5i 9 माइनस 4 5 होगा, माइनस 6 इंटू i² का मतलब है -1। चलो 2 4i माइनस i मीन्स 3i माइनस 2 इंटू -1, ये वैल्यू होगी 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5i डिवाइड बाई 4 प्लस 3i। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, अब हम कंजुगेट लेंगे 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i। क्या आप समझ रहे हैं? सो z इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में 48 माइनस 36i प्लस 20i माइनस 15i²। डिवीज़न में 4 स्क्वायर 16 प्लस 9। चलो माइनस 36i प्लस 20i माइनस 16i, 48 प्लस 48 माइनस 15 माइनस 1 डिवाइड बाई 25, ये होगी वैल्यू प्लस 48 प्लस 15 63 माइनस 16i अपन 25, इट इज z, बट आवर आंसर इज व्हाट? z बार, है ना दोस्तों। तो z बार क्या होगा? कंजुगेट इज 63 प्लस 16i डिवाइड बाई 25। 25 को सेपरेट डिवीजन में लेंगे तब भी चलेगा। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। जब आप मेथड को पूरी तरह से समझ गए हैं तो कोई भी परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी आपको। चलो क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेट में लेते हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको पहचानना है ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट वन जो है इन करली ब्रैकेट ए बी नॉट सबसेट ऑफ ए बी सी। तो दोस्तों ये जो सेट है which consist element 2 A and B which is also present in this set containing the components A, B and C। तो यदि सबसेट होता तो ये ट्रू होता, लेकिन नॉट सबसेट है तो ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? समझने वाली बात है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। क्लियर? चलो मान लीजिए यदि ऐसा कहा होता A
इज सबसेट ए बी सी। ए एक कंपोनेंट के तौर पे है, कोई भी सेट का कंपोनेंट है तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी। लेकिन यदि हम सेट में लिखेंगे तभी ये सबसेट आएगा। क्लियर? बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा हम करेंगे तो। चलो क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। चलो ए, यहाँ पर सेट के अंदर में ए बी सी। अब बच्चों आप अच्छी तरह समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा दिया है, इसे ही मैं दोबारा दोहराता हूँ, ए बी एंड सी। वंस अगेन, सेट ए जो है यहाँ पर कंपोनेंट के तौर पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए एज अ कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा ये जो सेट है, सेट ए वही कंपोनेंट है। तो सेट ए एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट है इसीलिए बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन यदि ऐसा कहा जाए तो ये बिल्कुल सही होगा। क्या आप समझ रहे हैं? ये टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। चलो क्लियर दोस्तों? हेलो बाछा, क्लियर? मेहंदी, क्या आप समझ रहे हैं? ओके। ऐसे एमसीक्यूज में बहुत ही अच्छी तरह से हमें ध्यान देना है। दूसरे सिंपल से क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लेट ए कंसिस्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी कंसिस्ट एलिमेंट 3 4, सी कंसिस्ट 4 5 6, देन फाइंड नंबर 1 ए माइनस बी। चलो यदि ए माइनस बी पूछा गया है तो दोनों में जो कॉमन है उसे निकाल देना। ये दोनों कॉमन है तो उसे निकाल देंगे। अब ए में कौन बचा है तो वही डिफरेंस सेट में आएंगे। तो ए माइनस बी होगा तो आंसर रहेगा 1 2। यदि बी माइनस ए कहा है तो आंसर देखिए, दोनों में कॉमन थी तो निकाल दिया। अब बी में क्या बचा? सिर्फ 4, तो ए आंसर रहेगा 4। ए माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। चलो नंबर 3 फाइंड करना चाहेंगे ए क्रॉस बी। क्या होगा ए क्रॉस बी? तो ऑर्डर पेयर में ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। तो ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर इस तरह से होगी। सिमिलरली ए क्रॉस सी ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए एंड सी, तो देखिए कितने एलिमेंट्स हो गए? तो 1 का रिलेशन तीनों के साथ 1 4 1 5 1 6, 2 का रिलेशन 2 4 2 5 2 6, 3 का रिलेशन सबके साथ में 3 4 3 5 एंड 3 6। चलो हो गया ये। यदि अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो ध्यान से देखिएगा। यूनियन करते हैं तो क्या रहेगा? तो दोनों के सभी कंपोनेंट्स आएंगे, लेकिन ईच कंपोनेंट राइट्स ओनली 1 टाइम।
ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 13, 14, 15, 16। 2 की बात करेंगे तो 23, 24, 25, 26। 3 की बात करेंगे तो 33, 34, 35 एंड 36। क्लियर। यदि ये पूछा गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या, तो 1 4 कॉमन है, फिर 1 में कोई नहीं, फिर कॉमन क्या है 2 4 कॉमन है एंड 3 4 कॉमन है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको स्क्रीन दिखाई देती है? ओके दोस्तों, इंटरसेक्शन की जब बात करेंगे तो कंपोनेंट्स होंगे 1 4, 2 4 एंड 3 4। तो ये होगा आंसर। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं? गुड। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं, है ना? ओके, क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ यदि हमें प्रूव करना है तो उसके बारे में जान लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट a इज इक्वल टू 2 3, सेट b कंसिस्ट 3 4 एंड 5। फाइंड ए डैश। चलो ए डैश हमें फाइंड करना है। क्या मतलब? ए डैश का मतलब है u माइनस ए। दोनों में कॉमन निकाल दिए हैं, अब बचेंगे वही आएंगे, तो 1 4 5 6। ये पहला आंसर। चलो मान लीजिए बी डैश फाइंड करना है, तो क्या रहेगा 3 4 5। 3 4 5 निकाल देंगे तो 1 2 6 रहेगा। चलो यदि हम लेना चाहे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश और बी में कॉमन क्या रहेगा, तो सिर्फ 1 एंड 6, वही दोनों कॉमन रहेंगे। चलो क्या आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से? ओके, अब ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए ए डैश ये है और बी डैश ये, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 4 5 6, ये होगा आंसर। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं?
चलो क्लियर। मान लीजिए रिलेशन में हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन f defined as f of x is equal to अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। दोस्तों हमें डोमेन भी फाइंड करना है और एंड रेंज भी फाइंड करना है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जिसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो जो वैल्यू है 0 और मस्ट बी पॉजिटिव। 0 हो सकती है वो वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेगेटिव यदि होगी तो स्क्वायर रूट रियल नहीं मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 और मोर देन 0। सो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देयरफॉर प्लस और माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू एक्स। मान लीजिए यदि हम 3 लेते हैं तो इनइक्वलिटीज एज इट इज रहेगी। यदि हम यहाँ पर -3 लेते हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज होगी, इस तरह से हो जाएगी। इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि x जो है -3 और मोर देन इट एंड लेस देन 3 एंड 3 एंड लेस देन इट, तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो डोमेन होगा, डोमेन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -3 to 3, ये होगा। अब हम रेंज की बात करते हैं तो इसे ही आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायर तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, एक्स स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। लेकिन पॉजिटिव में यदि स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वलिटीज एज इट इज रहेगी। दोनों को साथ, दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए हम इसको आगे एक्सपांड नहीं करेंगे, इसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमें चाहिए माइनस से मल्टीप्लिकेशन, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कह सकते हैं क्योंकि 0 यहाँ पर इन्वॉल्व है, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू -3। नहीं, यहाँ पर 9 होगा ना, 9 आएगा यहाँ पर। चलो सब में 9 ऐड कर दिया तो 9 ग्रेटर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट तो 3 ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर तो 0 लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू है f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। f ऑफ x का मतलब होगा रेंज। क्या मतलब होगा इसका, रेंज। चलो क्लियर दोस्तों। तो ये जो रेंज की वैल्यू है तो हम ये कहेंगे
डोमेन तो ये मिला। अब रेंज इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 3। क्लियर दोस्तों? इस तरीके से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, डोमेन फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? ऐसा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से पता चले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, एंड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं माइनस मॉड्यूलस एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक बात तय है, यहाँ पर डोमेन क्या हो सकता है, तो मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स डोमेन होगा आर, यहाँ पर भी डोमेन होगा आर। लेकिन एक बात तय है, मॉड्यूलस का मतलब होता है 0 और पॉजिटिव, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज वो होगा 0 से इन्फिनिटी। इसे ही दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं आर प्लस यूनियन 0। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग 0, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलस तो होगा पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे एक नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ रेंज क्या मिलेगी, रेंज होगी माइनस इन्फिनिटिव टू 0 और r माइनस यूनियन 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर रेंज क्या हो सकती है? डोमेन तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r हम कह सकते हैं, लेकिन रेंज क्या है, रेंज तो ध्यान दीजिएगा, रेंज फाइंड करते समय यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म होगा 1। क्या आप समझ रहे हैं? लास्ट टर्म क्या होगा? तो 1 प्लस 2, 3 नहीं चाहिए तो 3 के बदले 1 प्लस 2, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। यदि हम x लेंगे -1 तो -1 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, मतलब ये वैल्यू होगी 2। या तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर में भी 0 और पॉजिटिव, दोनों साइड हम 2 ऐड करेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है, मतलब f ऑफ x जो है वो है 2 और मोर देन 2।
तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज होगा 2 से इंफिनिटिव, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं? हेलो हर्षिल, क्लियर दोस्त? हर्षिल, ओके, चलो माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए लेट सेट ए which consist element 1, 2, 3, 4 and 6, 5 नहीं दिया है, and relation are on set A defined by R is equal to order pair AB such that both belongs to A and B is exactly divisible by A. Write R in roster form. अब सबसे पहले ये समझना है कि यदि ऐसा कहा गया है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A है, तभी ऑर्डर पेयर ए बी रहेगी। देखिए, ए हम ले सकते हैं तो इसमें से ही ले सकते हैं, और बी जो लेंगे वो भी इसमें से लेंगे, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू ए कहा गया है। तो दोनों की जगह पे हम वैल्यू रखते हैं। 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। इसीलिए ऑर्डर पेयर रहेगी 1 1। हम ए की जगह पे 1 फिक्स करते हैं और यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं। चलो, 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर रहेगी 2 1। 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, बिल्कुल सही है, तो ऑर्डर पेयर रहेगी 3 1। 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ये भी सही है, तो ऑर्डर पेयर 4 1 आंसर रहेगा। 6 की बात करेंगे तो 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, तो 1 तो अच्छा गलती हो गई ना, पहले ए लेना है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है दोस्तों, पहले ए लेना है, गड़बड़ी बिल्कुल ना होने पाए, ध्यान देना है। तो यहाँ पर 1 1, 1 2, 1 3, 1 4 एंड 1 6 ऐसा रहेगा, क्योंकि पहले ए लेना है फिर बाद में बी। चलो, अब हम ये कहेंगे ए की जगह पे अब 2 ले लेते हैं। चलो, तो 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सोच लो कि कौन सी वैल्यू इनमें से 2 से डिविजिबल है, तो इटसेल्फ, नंबर 4, नंबर 6। तो अब हम समझ गए, यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या होगी, A2, यहाँ पर 1 नहीं 2 होना चाहिए, तो 2 2। क्या आप समझ रहे हैं? 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो आंसर रहेगा 2 4, है ना दोस्तों। फिर 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ये हम जान गए हैं, तो 2 6।
स्पेस कम होने के कारण मैं यहाँ पर दूसरे कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब 3 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या आएगा, 3 इज डिविजिबल बाई 3, 3 कोई और से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 3 3, फिर रहेगा 3 6, 6 इज डिविजिबल बाई 3। 4 की बारी है तो सिर्फ 4 इज डिविजिबल बाई 4, बाकी कुछ नहीं, एंड 6 इज डिविजिबल बाई 6। तो इतने कंपोनेंट्स आएंगे। सो वी कैन राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 and 6 6, your roster form। इन ईच ऑर्डर पेयर फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, तो 1 2 2 भी दिखता है, 3 भी दिखता है, 4 भी दिखता है और 6 भी दिखता है। तो 1 2 3 4 6 ये होगा डोमेन। फिर बात करते हैं रेंज। रेंज का मतलब होगा इमेज और प्री इमेज, मतलब जो आंसर। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 1 2 3 4 6 1 2 3 ये सारे के सारे कंपोनेंट्स है, तो ये कहलाएगी, ये रेंज कहलाएगा। फिर बात करते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में ये सेट पूरा ही रहेगा 1 2 3 4 एंड 6। तो दोस्तों इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन है ना, डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। चलो क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन को? ओके। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में यदि हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, let f of x is equal to under root x and g of x is equal to x. Two functions defined as this way of non-negative real number, of non-negative real number मतलब x is belongs to r plus यूनियन 0। x 0 हो सकता है और नॉन नेगेटिव। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन में देखेंगे f प्लस जी ऑफ x। तो इसकी फॉर्मूला होगी f ऑफ x प्लस जी ऑफ x मीन्स रूट x प्लस x। x की लिमिट यही रहेगी। नंबर 2, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f इंटू जी ऑफ x, तो एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स, तभी चलेगा। डिवीजन की बात करेंगे एफ अपन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स रूट एक्स अपन एक्स।
इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/√x। तो ये जो टर्म है √x वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर कंडीशन होगी x कोई भी हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन 0 तो ना हो, और नॉन नेगेटिव तो क्वेश्चन में कहा ही है। सो यहाँ पर कंडीशन इज दैट x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। चलो दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। चलो थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। If arcs of the same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find ratio of their radii. Ratio of their radii। दोस्तों मान लीजिए सपोज their radius are r1 and r2 respectively. Theta 1 is given here, 65 degree means 65 into pi by 180 radian, and theta 2 is equal to 110 degree means 110 into pi by 180 radian. We have formula angle is equal to arc upon radius, 1 होगा तो 1 रहेगा, एंड एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस 2। दोनों में आर्क सेम है तो आर्क का मतलब क्या हुआ, थीटा 1 r1 इज इक्वल टू थीटा 2 r2। लेकिन वी रिक्वायर्ड r1 अपन r2, तो बचेगा क्या, थीटा 2 अपन थीटा 1। सो 110 इंटू पाई बाई 180 डिवाइड बाई 65 इंटू पाई बाई 180, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होगा। वन 110 अपॉन 65, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 22 एंड 13 5 जा 65, तो आंसर रहेगा 22 अपन 13। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? चलो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। चलो फाइंड नंबर 1 साइन -33 पाई बाई 4, है ना, एंड सेकेंड क्वेश्चन कॉस -103 पाई अपन 4, या तो फिर
100 पाई अपन 3 ऐसा हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इज ऑड फंक्शन तो माइनस बाहर रहेगा 33 पाई अपन 4, बट कॉस इज इवन फंक्शन तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। चलो अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो ध्यान दीजिए 4 का टेबल 33 से बिल्कुल क्लोज हो तो 4 8 जा 32, तो 8 से आगे हम चले तो 4 8 जा 32, लेकिन वी रिक्वायर्ड 33, सो हम पाई ऐड करेंगे डिवाइड बाई 4। अब ध्यान दीजिए 32 प्लस 1 हो गया 33। यहाँ पर बात करेंगे तो 333 जा 99 प्लस एक ऐड करेंगे तभी ये 100 हो सकेगा। चलो दोस्तों अब हमें समझना है कि 8 पाई मतलब इवन पाई, कोई भी इवन पाई की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -4 पाई, सभी वैल्यू यहाँ पर आएगी। 8 पाई प्लस करते हैं, इसमें कुछ भी हम प्लस करेंगे तो ये आगे जाएंगे, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ऑलरेडी इसके पास में माइनस साइन है तो हम वैल्यू लेंगे माइनस साइन पाई बाई 4, और ये जो वैल्यू है साइन पाई बाई 4 की वैल्यू वो है 1/√2। क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे तो 33 पाई वो है ऑड पाई, तो पाई 3 पाई 5 पाई सब ऑड पाई यहाँ पर भी प्लस उसके बाद में होगा तो आगे बढ़ना है, और माइनस करेंगे तो पीछे जाना है। चलो प्लस ऐड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो हम जा गिरेंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे। इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस विल नेगेटिव, सो हियर वी राइट माइनस कॉस पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होगा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, लेकिन आगे -1 है तो आंसर होगा -1/2। चलो दोस्तों क्लियर। तो इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन बनेंगे, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, जिससे कोई डिफिकल्टी क्रिएट न हो सके। दोस्तों क्लियर, क्या आप समझ सकते हैं? चलो एक और सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं। cos 6x इज इक्वल टू लाना है 32 cos रेज टू 6x -48 cos रेज टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। इसे आप दोबारा देख लीजिए अच्छी तरह से दोस्तों। यहाँ पर हम ये बात करने जा रहे हैं कि 33 पाई जो होगा वो होगा ऑड पाई, यहाँ पर आता है, इसमें प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे,
मतलब हम जा गिरेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। अकॉर्डिंग टू ऑल STC यहाँ पर सिर्फ 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा यहाँ पर। तो माइनस कॉस π/3, कॉस π/3 की वैल्यू होगी कॉस 60 1/2, आगे माइनस है तो इसका आंसर होगा -1/2। तो इसकी वैल्यू है -1/2 और इसकी वैल्यू है -1/√2 है। चलो क्लियर दोस्तों। चलो आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, cos 6x = दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हियर वी हैव cos 6x, तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, cos 4x + 2x, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया रहेगा। 3x + 3x भी कह सकते हैं। cos की फॉर्मूला cos 4x × cos 2x माइनस sin 2x × sin 4x। सब कुछ हमें कॉस में चाहिए, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हमें सब कुछ चाहिए कॉस में ही, ठीक है। इसमें साइन का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो दूसरी मेथड भी हम ले सकते हैं। दो मेथड से हम जा सकते हैं। cos 6x है तो cos 2 × 3x हम कहेंगे। ये हो गया वैल्यू cos 2θ का, जिसकी फॉर्मूला है 2 cos², वही बेटर रहेगा, हम वही मेथड यूज करेंगे। चलो यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा झमेला ज़्यादा होगा। दोस्तों इसी तरह से भी आंसर तो आने वाला ही है, लेकिन हमें टाइम भी तो बचाना है। चलो तो 2 × 3x, cos 2θ की फॉर्मूला 2 cos² θ -1, तो 2 cos² 3x -1। अब देखिए -1 तो यहाँ पर मिल ही गया है। 2 × cos 3x होल स्क्वायर -1, ध्यान दीजिएगा। cos 3x की फॉर्मूला क्या है, 4 cos³ x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर -1। चलो इसका हम एक्सपांशन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 16 cos raised to 6x, मिडल टर्म 2 × 4 cos³ x × 3 cos x प्लस स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म 9 cos² x -1। 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 32 cos raised to 6x, 3 4 = 12, 12 2 = 24, 2 = 48 cos raised to 4x प्लस 9 2 = 18 cos² x -1, है ना। 4x + 2x करेंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन होगा ये। चलो क्लियर दोस्तों। तो इसी तरह आप सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने जो आपको रिवीजन वीडियो भेजे हैं ग्रुप में,
वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग एग्जाम। क्लियर? तो दोस्तों मेहंदी यश यहाँ तक रखते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस करिएगा, वाचा बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी आ सकते हैं जब रेगुलर प्रैक्टिस हो सकती है तो। ओके हर्षिल, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऋषि।